Hello dear students. In the last assignment we have done the back exercise of chapter number 4 of your 6th class geography, in which and in the next audio video assignment we have done the whole chapter reading, in which we understood the all type of farming. Now we are going to discuss the back question answers of this chapter, and you don't नीड टू राइट इट ऑन फेयर नोटबुक. आपने अपनी फेयर नोटबुक पे इसको बिल्कुल नहीं लिखना, आपने रेदर रिविजन नोटबुक पे इसको रिवाइज करना है इफ़ यू नीड इट. अगर आपको लगता है कि आपको लिख के प्रैक्टिस करनी है तो आप रिविजन नोटबुक पे आप इसको लिख के रिवाइज कर सकते हो. ठीक है. नाउ लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन. व्हाट डू यू मीन बाय अरेबल फार्मिंग? अरेबल फार्मिंग क्या होती है? Arable farming involve growing crops such as wheat and barley rather than keeping animals or growing fruits and vegetables. Major crops जो हैं हम वो उगाते हैं, ना तो इसमें एनिमल की रेयरिंग होती है ना फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स उगाते हैं. ठीक है जी. अरेबल लैंड इज़ लैंड दैट इज़ यूज्ड फॉर अरेबल फार्मिंग. तो अरेबल लैंड किसको बोलते हैं? जो अरेबल फार्मिंग में यूज़ हो जाता था. नाउ नेम द डिस्टिंक्शन ऑफ फार्मिंग बेस्ड ऑन प्रोडक्टिविटी. प्रोडक्टिविटी के बेस पे कौन सी जो है फार्मिंग है वो है डिस्टिंक्शन ऑफ फार्मिंग बेस्ड ऑन प्रोडक्टिविटी. यार इंटेंसिव फार्मिंग या एक्सटेंसिव फार्मिंग, जहाँ बहुत सारा छोटे लेवल पे जो होती है, जो छोटे लेवल पे होती है ऑब्वियसली उसकी प्रोडक्टिविटी कम होगी, जो बड़े लेवल पे होगी उसकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगी. व्हाट आर द कैटेगरीज ऑफ कमर्शियल फार्मिंग इन टुडेज कॉन्टेक्स्ट? आज के कॉन्टेक्स्ट में कौन सी कमर्शियल फार्मिंग है जो बहुत ज़्यादा है? दैट इज़ कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग, जो आजकल हमारे यहाँ पंजाब में चलती है कि ग्रेन जो हमारे वीट है या बारले है या मेज़ है हम बहुत ज़्यादा उगा रहे हैं. मिक्स्ड फार्मिंग, मिक्स्ड फार्मिंग जिसमें कैटल फार्मिंग भी होती है और क्रॉप फार्मिंग भी होती है. प्लांटेशन एग्रीकल्चर, प्लांटेशन जैसे हम पॉपुलर लगाते हैं, पॉपुलर खेतों में लगाते हैं, उसकी करते हैं, ये सफ़ेदे लगाते हैं या कोई और प्लांटेशन करते हैं, या फिर ये कॉफ़ी की प्लांटेशन करते हैं या टी की प्लांटेशन करते हैं. ऐसे क्रॉप्स जो लगाते हैं, या उसकी कॉटन की प्लांटेशन करते हैं, तो दैट इज़ प्लांटेशन एग्रीकल्चर. विच सिस्टम ऑफ फार्मिंग इज़ डायरेक्ट ऑपोजिट ऑफ इंटेंसिव? एक्सटेंसिव फार्मिंग इज़ डायरेक्ट ऑपोजिट ऑफ इंटेंसिव. कौन सी फार्मिंग है जो इंटेंसिव के बिल्कुल ऑपोजिट है? दैट इज़ एक्सटेंसिव. डिफाइन एग्रीकल्चर. अब एग्रीकल्चर क्या है वो पूछ रहा है. ग्रोइंग क्रॉप्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल, फ्लावर्स एंड रियरिंग लाइव स्टॉक ऑल टुगेदर कॉल्ड एग्रीकल्चर. दिस इज़ अ सिंपल डेफिनेशन, सभी को आती होगी कि जब हम क्रॉप्स ग्रो करते हैं, फ्रूट ग्रो करते हैं, वेजिटेबल ग्रो करते हैं, जानवरों को पालते हैं, तो इनको टुगेदर हम एग्रीकल्चर बोलते हैं. नाउ नेक्स्ट इज़ व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ सब्सिस्टेंस फार्मिंग. तो लास्ट जो आपकी थी वो ऑडियो वीडियो असाइनमेंट, उसमें मैंने डिटेल में बताया था कि सब्सिस्टेंस फार्मिंग के क्या प्लस पॉइंट है और क्या डाउन साइड्स हैं. सबसे पहले तो ये इसके एडवांटेज है कि जो बेसिक नीड फैमिली की हमारी क्या होती है, रोटी, ठीक है, उसको पूरी करती है. ठीक है जी. सेकंड एडवांटेज ये है कि ये थोड़ी सी लैंड में ही हम फुलफ़िल हो जाती है ये वाली फार्मिंग. ठीक है जी. इट एम्प्लॉय अनस्किल्ड लेबर. इसमें कोई स्किल्स प्रॉपर नहीं होनी चाहिए कि ये जी सर्टिफिकेट होना चाहिए या ये डिप्लोमा होना चाहिए इस काम को करने के लिए. तो अनस्किल्ड लेबर भी इसमें चलती है. इसमें ज़्यादातर फैमिली ही इन्वॉल्व होती है, उनको बाहर से लेबर हायर नहीं करनी पड़ती. इसमें लो इन्वेस्टमेंट होती है, इसमें जो एक्सपेंडिचर होता है, इसमें जो पैसा लगता है वो बहुत कम होता है क्योंकि कम ज़मीन होती है. घर में खाने के लिए ये क्रॉप्स उगाते हैं तो ज़्यादा फर्टिलाइज़र्स या ज़्यादा हर्बिसाइड्स या इंसेक्टिसाइड्स नहीं डालते, जिससे खर्चा बहुत ज़्यादा कम हो जाता है. तो ये भी इसका पॉजिटिव पॉइंट है. नाउ डिसएडवांटेजेस ये है भाई कि घर के फैमिली के लोग ही इसमें काम करते हैं, चाहे सारा दिन लगे रहें, उन्हें कोई भी पैसा नहीं मिलता, वो पे बैक नहीं उनको मिलता क्योंकि वो घर का ही काम कर रहे हैं. तो इसकी वजह से जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो है. ठीक है जी. क्रूड टूल्स आर यूज्ड.
जो बेसिक टूल्स होते हैं देसी वाले वो यूज़ होते हैं, क्योंकि बड़े लेवल पे नहीं होती तो लोग खर्चा भी नहीं करते इस पे ज़्यादा। यूज़ ऑफ स्मॉल फार्मलैंड्स, थोड़ी थोड़ी जगह पे ये फार्मिंग होती है, जिसकी वजह से जो प्रोडक्शन है वो भी थोड़ी होती है। ऑब्वियसली अगर थोड़ी लैंड पे चीज़ कोई भी उगाओगे तो वो थोड़ी प्रोड्यूस होगी। नो सरप्लस फॉर सेल, सेल कर मतलब लाइक मार्केट में सेल करने के लिए कुछ बचता ही नहीं है। पेस्ट एंड डिजीज़ आर नॉट कंट्रोल, पेस्ट और जो बीमारी लगती है, कई बार बीमारी लग जाती है उसको क्रॉप्स को, तो वो कंट्रोल नहीं होती। द रीज़न बीइंग इज़ क्योंकि पेस्टिसाइड्स नहीं डालते, कोई इंसेक्टिसाइड्स नहीं डालते हो, तो उसकी वजह से ये चीज़ कंट्रोल नहीं हो सकती। सो दिस इज़ अ मेजर डिसएडवांटेज ऑफ दिस सब्सिस्टेंस फार्मिंग। नाउ अब उसने बोला है कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन पे नोट लिखो। तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या होती है, आपको मैं ब्रीफली बताती हूँ कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या होती है। सपोज़ एक एरिया है, ठीक है, साइड पे सारे जंगल है, ठीक है, जंगल के बीच में ये जहाँ तो ये एरिया लाइक ट्रीज़ काट दिए या फिर इसको बर्न कर दिया है, ठीक है, बर्न कर दिया, ये जगह खाली कर ली, यहाँ पे कल्टीवेशन करनी शुरू कर दी, ठीक है, फार्मिंग करनी स्टार्ट कर दी। 10 to 20 ईयर्स इसको कल्टीवेशन की, इसकी फार्मिंग की, जब देखा कि ये इनफर्टाइल हो गई है, कि इसमें उतनी अब फार्मिंग की कैपेसिटी नहीं रही, उसमें उतनी यील्ड नहीं मिल रही, हमें उतना क्रॉप्स का प्रोडक्शन नहीं मिल रही, तो उसको क्या करते हैं, उसको छोड़ देते हैं वहाँ पर ही, ठीक है। अब क्या हो रहा है, रिसेंटली क्या हो रहा है, सिर्फ 2 से 5 साल तक ही उस एरिया की खेती करते हैं, फिर उसको अबंडन छोड़ देते हैं, ठीक है। पहले क्या होता था 10 to 20 ईयर्स एक ही जगह पे करते थे, तो 20 ईयर्स में फिर उसके बाद जब वो छोड़ के जाते थे तो ऐसे नहीं छोड़ते थे, उस पर ट्रीज़ उगा के छोटे प्लांटेशन सैपलिंग करते थे, ट्रीज़ नहीं उगाते थे, ताकि आफ्टर 20 ईयर्स अगर उनको वापस आके वहीं पर खेती करनी हो तो वहाँ पर ट्रीज़ बन चुके हों। किसी और जगह जाके काटेंगे तो वो ट्रीज़ ऑलरेडी वो बड़े हो चुके हों। लेकिन आजकल क्या है, 2 to 5 ईयर्स उन्होंने रिड्यूस कर दिया है, जिसके कारण क्या हो रहा है, सॉइल की फर्टिलिटी लूज़ हो रही है, ठीक है जी, डिफॉरेस्टेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, ठीक है, तो उसके वजह से वो ड्रॉबैक्स भी बहुत ज़्यादा हैं। नाउ नेक्स्ट, व्हाट इज़ कमर्शियल फार्मिंग, लिस्ट द एडवांटेजेस ऑफ कमर्शियल फार्मिंग। अब कमर्शियल फार्मिंग क्या है और उसके एडवांटेजेस क्या हैं। कमर्शियल एग्रीकल्चर इज़ डिफाइंड एज टाइप ऑफ एग्रीकल्चर विच इज़ कंसर्न्ड with the production of food, animals and cash crop in large quantities of sole purpose of sale and export। तो कमर्शियल एग्रीकल्चर जो है वो मेनली क्या है कि जो फूड, एनिमल्स एंड कैश क्रॉप जो है लार्ज क्वांटिटी में आए, हमारे पास मिले, जो कि सेल्स एंड एक्सपोर्ट किया जाए, बाहर वाले देशों को भी हम वो कर सकें, दे सकें। Now commercial agriculture has so many advantages which include the following। सबसे पहला एडवांटेज क्या है, कमर्शियल एग्रीकल्चर इंक्रीज यील्ड। जो कमर्शियल एग्रीकल्चर है उसके साथ जो है हमारी जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज़ होती है। द रीज़न बीइंग इज़ कि हम बहुत सारे फर्टिलाइज़र्स एंड केमिकल यूज़ करते हैं ताकि हमारी जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज़ हो जाए। नेक्स्ट इज़ स्पेशलाइजेशन ऑफ लेबर। कमर्शियल एग्रीकल्चर में स्पेशलाइजेशन ऑफ लेबर की जाती है। लेबर जो है एक्सपर्ट होती है, उनको पता होता है कि कितनी देर में हमने कैसी ज़मीन तैयार करनी है, कैसे उसमें बीज डालने हैं, ठीक है जी, कौन सी मशीनरी ऑपरेट करनी है, वो कैसे ऑपरेट करनी है, वो सारा कुछ उनको पता होता है। नाउ नेक्स्ट, इनकरेजमेंट ऑफ रिसर्च वर्क। कमर्शियल एग्रीकल्चर की वजह से रिसर्च वर्क बहुत बड़ा है। द रीज़न बीइंग इज़ कि लोग इसकी तरफ ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं कि कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकें, और ये चीज़ें ढूंढने के लिए उनको रिसर्च वर्क करना पड़ेगा। तो ये एक रिसर्च वर्क के लिए एक इनकरेजमेंट भी है कि हाँ भाई आप रिसर्च करो, हम आपको फॉलो करेंगे।
प्रोविजन ऑफ चीप प्रोडक्ट्स एज अ रिजल्ट मास प्रोडक्शन। अब देखो कि जब हमारे पास चीज़ थोड़ी होगी, कोई चीज़ कम होगी, तो उसकी डिमांड अगर ज़्यादा होगी तो वो ऑब्वियसली वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली मिलेगी आपको, ठीक है। लेकिन कमर्शियल एग्रीकल्चर में क्या है कि कोई भी चीज़ है वो बहुत लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन होती है, चाहे वो लाइफ स्टॉक की हो, चाहे वो क्रॉप्स की हो, चाहे वो दूध की हो, चाहे वो मीट की हो, तो वो बहुत लार्ज लेवल पे होती है कमर्शियल एग्रीकल्चर में। तो उसकी वजह से क्या होती है, प्राइस जो है वो आपको थोड़े कम में वो चीज़ ईज़िली अवेलेबल हो जाती है। प्रोविज़न ऑफ क्वालिटी प्रोडक्ट्स। अब देखो भी जो कमर्शियल एग्रीकल्चर है उसमें क्या है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, हर एक कंपनी को है, जहाँ हर एक जो ओनर है उस एग्रीकल्चर का, तो उसको होगा कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट लूँ। ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट लेने के लिए वो अच्छी से अच्छी चीज़ बनाएगा, अच्छी से अच्छी चीज़ को मार्केट में लेकर आएगा, तो उसकी वजह से क्या है, हमें क्वालिटी प्रोडक्ट्स भी मिलते हैं। नाउ व्हाट इज़ प्लांटेशन फार्मिंग। अब प्लांटेशन फार्मिंग क्या है भाई, प्लांटेशन इज़ अ लार्ज स्केल फार्म लैंड मेंट फॉर फार्म मेनली कैश क्रॉप्स फॉर इंटरनेशनल मार्केट। जो भी हम लार्ज स्केल पे करते हैं, फार्मिंग करते हैं कैश क्रॉप्स की फॉर द पर्पस ऑफ इंटरनेशनल मार्केट, तो इंटरनेशनल मार्केट में लेके जाने के लिए अपने जो क्रॉप्स हैं उसे बोलते हैं प्लांटेशन फार्मिंग। अब इसके करैक्टरिस्टिक्स क्या हैं या फीचर्स क्या हैं। इन प्लांटेशन फार्मिंग सिंगल क्रॉप ऑफ टी, शुगर केन, कॉफ़ी, रबर, कॉटन एंड बनानाज आर ग्रोन ऑन लार्ज फील्ड। ठीक है जी। लार्ज लेबर फोर्स एंड कैपिटल इज रिक्वायर्ड इन प्लांटेशन। Developed transportation is required to transport this crop to factories for processing. Latest technology and modern method of agriculture are used. सिंपल है। सबसे पहले तो एक सिंगल क्रॉप ऑफ कोई भी सिंगल क्रॉप उगाते हैं, चाहे वो ट्री हो, शुगर केन हो, कॉफ़ी हो, रबर हो, कॉटन हो या कोई भी हो, लार्ज फील्ड पे एक ही तरह की प्लांटेशन होती है। फिर उसके बाद बहुत ज़्यादा लेबर लगती है, ठीक है जी, बहुत ज़्यादा पैसा लगता है उसकी प्लांटेशन में, क्योंकि एक एक पौधे को लगाना होता है, फिर एक एक पौधे की केयर करनी होती है, ठीक है जी। फिर एक एक पौधे से वो कोई भी क्रॉप है उसको हैंड पिकिंग, मेनली इसकी हैंड पिकिंग होती है, हाथ से ही उसको पिक किया जाता है। लाइक हमने कॉटन की प्लांट लगाया तो उसका कॉटन का एक एक जो फूल बना होता है, जो एक फ्लावर बना होता है, उसको एक एक को प्लक करना होता है। टी में भी सेम प्रोसेस है। टी में भी छोटी छोटी पत्तियाँ जो है उनको तोड़ना पड़ता है, ठीक है। यू हैव सीन मैनी अ टाइम्स इन द एडवर्टाइजमेंट्स, जब हमारे टीवी पे एड्स आती हैं टाटा टी की या ताजमहल की, तो वो देखा होता है ना, पहाड़ों में वो लेडीज़ ने पीछे बैग लगाए होते हैं और पत्ते तोड़ रही होती हैं उसके टी के प्लांट्स में से, है ना। तो ऐसे ये बहुत सारा जो है पैसा भी इसमें बहुत ज़्यादा लगता है और लेबर फोर्स भी बहुत ज़्यादा, लेबर भी बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। डेवलप्ड ट्रांसपोर्टेशन इज़ रिक्वायर्ड, तो अच्छी ट्रांसपोर्टेशन होनी चाहिए ताकि वो जो है फैक्ट्रीज तक पहुंचा दी जाए सेफली। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी एंड मॉडर्न मेथड ऑफ एग्रीकल्चर आर यूज्ड, जो नई टेक्नोलॉजी है, जहाँ मॉडर्न मेथड्स एग्रीकल्चर के वो यूज़ किए जाते हैं। इन दिस काइंड ऑफ कल्टिवेशन क्रॉप्स आर मेनली एक्सपोर्टेड एंड अर्न फॉरेन एक्सचेंज, तो ये जो कल्टिवेशन है ये मेनली एक्सपोर्ट पर्पस इसलिए है और एक फॉरेन एक्सचेंज के लिए है, ठीक है जी, कि हम ये चीज़ आपको देंगे, आप बदले में ये चीज़ देंगे। टी, कॉफ़ी एंड शुगर केन, रबर एक्सेट्रा सम क्रॉप्स विच आर कल्टिवेटेड, उसका एग्जांपल है टी, कॉफ़ी, शुगर केन एंड रबर। नाउ दैट्स ऑल फॉर योर टुडेज असाइनमेंट। होप यू ऑल अंडरस्टैंड द होल असाइनमेंट बिकॉज इट वॉज वेरी ईजी। सिर्फ फार्मिंग को समझना है कि किस किस टाइप की ये फार्मिंग है। थैंक यू।